Hello everyone, this is the fourth part of the topic aldehydes and ketones, and in this fourth part we will be discussing chemical properties of aldehydes and ketones. And before this three parts were came, and in those three parts we discussed many things about aldehydes and ketones, like definition of aldehydes, ketones, nomenclature, then method of synthesis of aldehydes and ketones. All that we discussed in these three parts. So in this fourth part we'll be discussing chemical properties of aldehydes and ketones. So let's start the lecture. जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन से हमें पता चलता है, और वो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो क्या दिखाता है। अब जैसे आप एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है और कीटोन का या फिर एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर ये R1 जो है वो H हो गया तो एल्डिहाइड हो गया, और ये अगर एल्काइल ग्रुप है तो एल्डिहाइड कीटोन हो गया। अब ये इसमें इन दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप रहता है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। सो कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है तो वो निगेटिव चार्ज आता है उसमें, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा जो कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे केमिकल ग्रुप हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इनके पास ज़्यादा है तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हम जब ये स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हमें कहाँ दिखती है? कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस कार्बन पे आके अटैक करता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एक हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो अटैक करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अब यहाँ स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ पे है? इस ऑक्सीजन पे है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इस ऑक्सीजन पे आके अटैक करते हैं। तो इस दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी है, तो आउट ऑफ दिस जो पॉसिबिलिटी है, ये इन दोनों पॉसिबिलिटी में जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन होता है वो लेस स्टेबल होता है। जो ये कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन। तो अगर ये लेस स्टेबल है तो वो ज़्यादा स्टेबल होने के स्टेट में जाएगा ईजिली, तो जो कार्बन है वो सबसे पहले अटैक उसका होता है न्यूक्लियोफाइल से, ताकि उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल सके। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल सके इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ईजिली होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है वो ज़्यादा अनस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उसको देना है इलेक्ट्रोफाइल को, तो वो अगर ना दे तो भी चलेगा, बट जो कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो अनस्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो स्टेबल स्टेट में आएगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस मोर ईजिली होते हैं इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें समझ लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो हैं उसको अफेक्ट करते हैं।
एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ये एक पॉइंट है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कंपेयर टू कीटोन्स। अब क्यों है वो भी देखेंगे हम। एलिफेटिक वन आर मोर रिएक्टिव दैन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये भी एक पॉइंट है। तो 2 पॉइंट आ गया यहाँ पर। एक पॉइंट क्या हो गया कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से। अब ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। तो इसमें फैक्टर वाइज है। पहला फैक्टर जो है वह है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट हम लोग को पता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन में अगर ये आर है जो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो एल्डिहाइड के केस में आर 1 होता है, ठीक, कीटोन के केस में आर 2 होते हैं, ठीक है। कीटोन के केस में 2 आर ग्रुप रहते हैं, एल्डिहाइड के केस में 1 आर ग्रुप रहता है, ठीक। अब ये जो आर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो अगर ये आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अब यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल जब आकर अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया, कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन अभी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल आकर इस एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कंबाइन करता है तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर दिया तो ये ट्रांजिशन स्टेट में जो है ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब अगर एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन और देगा तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। एल्काइल के केस एल्डिहाइड के केस में ये होता है। अब कीटोन के केस में क्या होगा, यहाँ पे तो 2 आर ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डबल हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड में तो एक ही आर था तो ये थोड़ा कम अनस्टेबल होगा, बट कीटोन के केस में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ट्रांजिशन स्टेट ईजिली नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो अनस्टेबल स्टेट है। इसका मतलब ये तो किसी तरह बन जाएगा क्योंकि लेस अनस्टेबल है, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए ये नहीं बनेगा। मतलब कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस या तो नहीं शो करेगा या तो लेट से शो करेगा एज़ कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। इसलिए एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कंपेयर टू कीटोन्स टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जब होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे होगा, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे होगा, और उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसमें ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। चूँकि एल्डिहाइड में एक ही आर ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन कीटोन के केस में 2 आर ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला बनना ईजी है और ये वाला बनना टफ है। मतलब एल्डिहाइड के केस में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होगा, फास्ट होगा एज़ कंपेयर टू कीटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट हमने ये तो हो गया, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। नेक्स्ट एक और पॉइंट हमने देखा था कि एल्डिहाइड जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब ऐसा क्यों है, अब ये देखिए यहाँ पर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हटा और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया। अब लेकिन जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज तो चला गया, लेकिन ये कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज फिर इस
फिनाइल ग्रुप में मूव करने लगता है, इस एरोमेटिक रिंग में मूव करने लगता है। तो प्लस चार्ज पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। कार्बन पे कहीं भी प्लस चार्ज आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे कैसे अटैक करेगा। ठीक है, एक पॉइंट में आएगा, एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो जिसमें इस कार्बन पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, मतलब एक ही केस में। और जो ये आपके ये सारे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आ रहा है। इट मीन्स इन केस ऑफ aromatic aldehyde and ketone there is less chance of carbonyl group getting positive charge। अब वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगर कम आएगा तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए जो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये फैक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एक है जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट और एक फैक्टर देखते हैं, स्टीयरिक फैक्टर। अब ये स्टीयरिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है कि एल्डिहाइड आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि जब पहले तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन। अब इसमें जब एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो ट्राइगोनल शेप का होता है। ठीक है, जब शेप देखते हैं उसका तो ट्राइगोनल होता है। लेकिन जब एल्डिहाइड और कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो ये देखिए टेट्राहेड्रल शेप हो गया, तो ये टेट्राहेड्रल शेप हो जाता है। ठीक, अब ये ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल शेप में चेंज होता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अगर एल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट है एल्डिहाइड में एक है, कीटोन में दो है, एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना कम स्पेस मिलेगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए या फिर न्यूक्लियोफाइल को एडजस्ट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो उस ट्रांजिशन स्टेट में क्राउडीनेस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो स्पेस नहीं मिल पाता है। तो अल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तभी तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्डिहाइड के केस में तो एक आर ग्रुप है, कीटोन के केस में दो आर ग्रुप हैं। अगर सपोज़ आर का साइज़ सेम है, अगर एल्काइल का साइज़ सेम है, दोनों जगह मिथाइल है, तो एल्काइल के केस में एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन होगा। और उसी तरह कीटोन के केस में एक, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये हो गया ऑक्सीजन माइनस ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब एल्डिहाइड के केस में ये R और ये एक H होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक R है और एक ये H है। लेकिन कीटोन के केस में ये भी R हो जाएगा, तो यहाँ पर दो R ग्रुप हो जाएंगे, मतलब और R जो होता है वो H से बड़ा होता है। तो R जो मतलब जो कीटोन है वहाँ पे क्राउडीनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड। अब कीटोन में अगर क्राउडीनेस ज़्यादा है तो उसका जो ये जो मीन्स ट्रांजिशन स्टेट है ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इसलिए एल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ईजिली शो करता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। तो ये भी एक रीज़न है। एक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखा था, दूसरा स्टेरिक फैक्टर भी देख लिया हमने। उसी तरह जो एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें जो ग्रुप होंगे वो छोटे होंगे। एरोमेटिक होंगे तो रिंग होगा, उसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो इसलिए जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस और इलेक्ट्रो
फिलिक रिएक्शंस पॉसिबिलिटी इनकी है एल्डिहाइड और कीटोन में, ड्यू टू दैट कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल पे प्लस चार्ज आता था तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कर सकता है। बट जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ज़्यादा अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल होने की ज़रूरत है, मतलब न्यूक्लियोफाइल ईजिली आता है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ज़्यादा शो करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इलेक्ट्रोफिलिक उतने नहीं शो करते हैं। ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो उसके दो फैक्टर हमने देखे, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया और दूसरा स्टेरिक फैक्टर हो गया, ठीक। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखा था कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके लिए भी दो फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर हो गया। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब तो आज के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो उनके एग्जांपल्स हम देखेंगे और डिफरेंट और भी रिएक्शंस जो एल्डिहाइड और कीटोन्स शो करते हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं उसके एग्जांपल्स देखेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर कुछ आप लोगों को डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसके रिएक्शंस जो हैं वो आगे के समझ में आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।